Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के लिहाज से डिस्कस की थी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ फीचर हमने डिस्कस किया और आयनाइजेशन को हमने डिस्कस किया। आज हमने रिमेनिंग जो थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंडर, तो उनको डिस्कस करना है। पहली है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली है क्या कि किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज़ को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो जितनी हीट उसने जज़ब की 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट की वो मिकदार नीडेड टू सिस्टम्स, एक सिस्टम को चाहिए उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए बाय 1 सेंटीग्रेड। तो किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को अगर 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। अब हमने सिर्फ एक कंपाउंड के लिहाज से डिस्कस करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी जब हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने कहा कि 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर हो और उसका टेम्परेचर हम 15 से 16 सेंटीग्रेड करना चाहते हो, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो, तो उस 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी हीट पानी रिक्वायर करता है वो पानी की हीट कैपेसिटी कहलाती है। यानी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 सेंटीग्रेड टू 16 है, और इसकी वैल्यू है 1 कैलोरी या 4.18 जूल्स। या आप कह सकते हैं अगर हम 1 ग्राम पानी लें, उसका टेम्परेचर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 15 सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड तक, यानी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ, तो हमें वाटर को 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी या 4.18 जूल हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद पानी की ये जो हीट कैपेसिटी ये थोड़ी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। जैसे हम एक फोम का टुकड़ा ले लें और उसके बिल्कुल साथ जो कपड़ा है कॉटन का वो ले लेते हैं और दोनों के ऊपर पानी डालना शुरू करें। और यहां से हम पानी इन सरफेसेस से गुजरेगा और यहां कलेक्ट होगा। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बात हमारे सामने आती है कि यहाँ से पानी जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा। आप एक कॉटन के कपड़े के ऊपर पानी डालें नीचे से फ़ौरन, लेकिन एक फोम के टुकड़े के ऊपर पानी डालें तो कुछ देर बाद पानी निकलना शुरू होगा। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट निकला कि चूँकि फोम की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, इस वजह से नीचे पानी की जो चेंज आई है वो कम आई है। कपड़े की चूँकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, इस वजह से नीचे बर्तन के अंदर जो पानी की चेंज आई है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो सिस्टम में चेंज कम आएगी। यहाँ एब्जॉर्प्शन कम है तो सिस्टम के अंदर चेंज ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोम की जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इस वजह से पानी नीचे कम आता है। कपड़े की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो कम है, इस वजह से पानी ज़्यादा आता है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, एक पानी है और एक आप कह सकते हैं लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, तो दोनों को गर्म करें और दोनों को सिर्फ 1 मिनट के लिए गर्म करें,
तो जिसके अंदर चेंज कम आएगी तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और जिसके अंदर चेंज ज़्यादा आएगी उसकी कैपेसिटी कम है। जैसे हमने यहाँ बात की कि जब पानी हमने डाला तो नीचे जो चेंज जिसकी कम आएगी उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, जिसकी चेंज ज़्यादा आएगी, नीचे पानी ज़्यादा आएगा, तो उसकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की कम है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम हीट करते हैं, पानी को भी हीट करते हैं, लोहे को भी हीट करते हैं, चूँकि लोहे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, चेंज ज़्यादा आती है, पानी कम गर्म होता है, चेंज कम आती है, इस वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पानी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये ज़्यादा है, लोहे की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ग्रेटर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, हालांकि हमने दोनों को बराबर बराबर हीट किया, लेकिन पानी का टेम्परेचर कम चेंज हुआ और लोहे का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हुआ। तो पानी की सलाहियत ये है कि ये हीट को जज़ब करता है ज़्यादा, लेकिन अपने टेम्परेचर को वो कम चेंज करते हैं। इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी वजह समझने के लिए कि पानी ज़्यादा हीट जज़ब करता है और टेम्परेचर कम चेंज करता है, पहले हीट और टेम्परेचर में आपको फ़र्क आना चाहिए। ये मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है। हीट क्या है? बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और टेम्परेचर क्या, किसी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको मेजर करना, ये क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक सिस्टम के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, और एक सिस्टम के पास अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो आप कह सकते हैं उसका टेम्परेचर भी कम है। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं उससे टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? जैसे एक सिस्टम है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से हीट क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और जितनी तेज़ी से मूव करेंगे टेम्परेचर उस सिस्टम का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ देखें, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से बंधे हुए, तो इसका मतलब है इनके पास फ़िलहाल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है, तो टेम्परेचर भी कम है। तो जिस वक्त हम इसको हीट देते हैं, जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो जिस वक्त हम इसको हीट करते हैं तो पहले वो हीट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल, लेकिन अभी देखिए कि अभी मूवमेंट नहीं बढ़ी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं फिर फर्दर एनर्जी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। यानी आप कह सकते हैं जब इसको आप हीट कर रहे हैं तो हीट करने की वजह से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन चूंकि अभी मूवमेंट नहीं बढ़ी इस वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर जो फर्दर हीट एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। यानी आप कह सकते हैं शुरू में पानी ने हीट जज़ब की, मूवमेंट नहीं बढ़ी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो उसके बाद जो फर्दर हीट एब्जॉर्ब की वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं अब यहाँ दो काम हो रहे हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के लिए भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बढ़ेगा, यानी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है और टेम्परेचर कम बढ़ा है। तो इस वजह से इसकी रीज़न यही है कि मच ऑफ द एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ज़्यादातर एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इस वजह से पानी का जो टेम्परेचर है हीट देने से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करें, लोहे और पानी को जब गर्म किया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू लोहा, और जब दोनों चीज़ों को ठंड में रखते हैं तो आप कह सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लोहा। तो जो चीज़ इन्वायरमेंटल चेंजेस को आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करे हम कहते हैं वो स्टेबल चीज़ होती है। तो आप ये देखें कि बाद दफ़ा कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हम जाएं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ौरन नहीं बढ़ता क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, हमारी बॉडी में वो बहुत जल्दी टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता,
और जो अचानक इन्वायरमेंट में थर्मल चेंजेस आ रही हैं, यानी गर्म से सर्दी की तरफ जैसे कमरे में एसी चल रहा हो तो ठंड होगी, बाहर धूप हो तो गर्मी ज़्यादा होगी, या बाहर सर्दी ज़्यादा हो अंदर हीटर चल रहा हो गर्मी होगी। तो अचानक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का बदल रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बदलता, क्योंकि जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। और क्यों आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते हैं इसकी रीज़न हम यहाँ डिस्कस करें। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पानी की कैरेक्टरिस्टिक है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के 1 ग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। अब ये है जनरल डेफिनेशन, लेकिन हमने चूंकि पानी के लिहाज से डेफिनेशन मेंशन करनी है तो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जितने कैलोरीज चाहिए पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू है 574 किलो कैलोरी पर, यानी 1 किलोग्राम अगर पानी हो उसको आपने गैस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 574 किलो कैलोरी। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो के से कट जाएगा तो सिर्फ 574 कैलोरी एनर्जी रह जाएगी। अब ये क्या, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि वेपोराइजेशन जब भी होगी उससे कूलिंग इफेक्ट काज होगा। क्यों कूलिंग इफेक्ट काज होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, अगर हम इसको बाहर से हीट सप्लाई ना करें और इसमें से एवापोरेशन हो, तो आपको पता है एवापोरेशन उन मॉलिक्यूल की होगी जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और पीछे जो रह जाते हैं वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं। और हमने डिस्कस किया अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम। तो जब भी वेपोराइजेशन होगी, चूंकि हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और पीछे लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, इस वजह से जो रिमेनिंग सिस्टम है, जो पीछे वाला सिस्टम, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी जब भी वेपोराइजेशन होगी उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट काज होगा। और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। जब भी CH बॉन्ड टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, CH बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। और CH बॉन्ड टूटने का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी जब भी बॉडी में ऑक्सीडेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो एनर्जी रिलीज होगी। वही एनर्जी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एवोपरेशन ऑफ वाटर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो जो हीट ज़्यादा होने लगी है वो कंट्रोल में रहती है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल में रखना, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की इंपॉर्टेंस है। अक्सर जो प्लांट है उनकी सरफेस से पानी उड़ रहा होता है गैस की शक्ल में, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जितने भी ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन इसमें इंक्लूड है, उनकी सरफेस के ऊपर पसीना आता है, पसीने आने को परस्पायरेशन कहते हैं। यानी प्लांट की सरफेस से एवोपरेशन होने को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और एनिमल की सरफेस से एवोपरेशन होने को परस्पायरेशन कहते हैं, यानी पसीना आना है। तो जब भी एनिमल को पसीना आता है और प्लांट की सरफेस से ट्रांसपायरेशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट काज होता है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। एक जनरल रूल है, जनरल रूल से अभी हमने बात की कि जब मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे तो पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो रिमेनिंग सिस्टम है उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर हमारे पास 2 ml पानी की एवोपरेशन हो जाए, कितने में से 1000 ml, या जिसको 1 लीटर भी कह सकते हैं, तो जो बाकी 998 ml पानी रह जाएगा उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। यानी टोटल अगर 1000 ml लें, 1 लीटर वाटर ले, उसमें से 2 ml पानी को उड़ा दें, तो जो बाकी 998 ml बच गया है उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक कम हो जाए। इस वजह से अक्सर जो घड़ा है उसके अंदर पानी ठंडा रहता है, क्योंकि घड़े से मुसलसल एवोपरेशन ऑफ वाटर होती रहती है। एवोपरेशन काज कूलिंग, तो इसको आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। उसके बाद हमारे पास जो पानी है वो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, कोई भी ऐसी 2 रफ सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ ना हो, जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, जैसे हाथ ये रफ है, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो आपको फ्रिक्शन महसूस होगी। अगर ये सरफेस मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करती रहें तो फ्रिक्शन की वजह से ये सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर जैसे मैं अपने हाथ को सिर्फ आधा पौना घंटा अगर इस तरह करता रहूं तो ये जो स्किन है ये उखड़ना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू। लेकिन दरमियान में अगर मैं तेल लगा लूं
या कोई ऐसा लुब्रिकेंट लगा लूँ, स्मूथ चीज़ लगा लूँ, तो फिर हो सकता है मैं 5 घंटे भी ऐसे करता रहूँ, मेरे जो सरफेस है इसको कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम केस है जैसे हमारी आई बॉल है, ये आई बॉल है, इसके ऊपर ये जो आप कह सकते हैं आईब्रोज वगैरह हैं, ये जो कवर्स वगैरह हैं, ये हमेशा जैसे ये आई बॉल है और ये कवर है, ये मुसलसल इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, दरमियान में फ्रिक्शन। तो आपने देखा होगा अगर यहाँ आप हाथ लगाएं तो ये थोड़ा सा गीला आपको महसूस होगा। तो इसका मतलब है हमारे आई बॉल के ऊपर हमेशा टीयर्स यानी वाटर मौजूद होता है, जो इस कवर और इस आई बॉल के दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है। अगर खुदा न खास्ता ये पानी कम हो जाए, या हम कहते हैं बाज़ लोग उनकी आंखों का पानी खुश्क हो गया है, तो फिर थोड़ी ही देर बाद 2 से 3 या 4 से 5 घंटों बाद हमारी जो आई बॉल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली वाटर लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट वो होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे हमारा जो आई बॉल है उसको रगड़ते हैं हमारे ये आई कवर्स, और टीयर जो है वो इस रबिंग को कम करता है। इसी तरह कुछ हमारे पास टिश्यूज है, उनके इर्द गिर्द पानी मौजूद होता है। कुशन का मतलब है जो शॉक एब्जॉर्बर, जो किसी चीज को बर्दाश्त करे। तो बेसिकली जब इन टिश्यू को धचका लगता है, ट्रामा चोट को कहा जाता है। जब किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट को चोट लगती है, धचका लगता है, तो वो धचका पानी एब्जॉर्ब करता है, तो फ्लूइड कुशन। तो ऐसा कुशन जो कुशन सहारा देने को कहा जाता है, या किसी झटके, जैसे हमारा तकिया है वो हमारे सर के वज़न को बर्दाश्त करता है। तो इसी तरह तो ट्रॉमा जब भी चोट लगती है तो हमारे टिश्यू के इर्द गिर्द जो पानी है वो उस के धचके को बर्दाश्त करता है, और फिर हमारे टिश्यू ख़राब होने से बच जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी वो अलग बात है, लेकिन जो थोड़े बहुत झटके लगते रहते हैं, जैसे इंसान उछलता है तो उछलने की वजह से आप देखें हमारी बॉडी के टिश्यू को कुछ नहीं होता, हालांकि धचका तो उनको भी लगा, क्योंकि पानी क्या करते हैं उन धचकों को बर्दाश्त करता है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टियाँ प्रोटेक्शन के लिहाज से, ये लुब्रिकेंट का काम करती है, ये फ्लूइड कुशन का काम करता है। और फ्लूइड कुशन में पानी हमेशा टिश्यू के इर्द गिर्द होता है, तो जब भी चोट लगती है तो वो चोट से महफूज रखता है टिश्यू को। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया, ये जनरल डेफिनेशन है, ये पानी के लिहाज से डेफिनेशन है। आगे पानी की हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, जस्टिफाई इट। तो इसके रीज़न मेंशन करें। इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आ जाता है, या ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि 2 ml के उड़ने से 1000 ml में से तो कितना टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, MCQs भी इसमें से बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos, and press the bell icon for latest updates.